हेलो। तो आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। और जैसा मैंने पहले बता दिया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। पहली जिसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने उसके मेज़रमेंट के तरीके देखे और उसमें 4 तरीके थे। पहला था मैथमेटिकल अप्रोच, दूसरा था पॉइंट मेथड, तीसरा टोटल आउटले मेथड और चौथा था आर्च मेथड। और उसमें हमने देखा कि देयर इज़ अ 5 डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ चलेंगे, जिसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इस मान्यता पर आधारित है कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने ये देखा कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ माने कि द डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, लेकिन यहाँ पर हम प्राइस को रिमेन कांस्टेंट कर देंगे और जो डिमांड फंक्शन हम अप्रोच करेंगे उसमें हम मांग को आय का फलन मानेंगे। इसका मतलब कि द डिमांड विल बी इफेक्टेड विद द लेवल ऑफ इनकम। हम आप सभी जानते हैं कि सामान्य वस्तुओं के लिए फॉर द नॉर्मल गुड्स द इनकम अप्रोच इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है और जब आय कम होती है तो मांग घटती है। इसका मतलब कि सामान्य वस्तु के संदर्भ में आय और मांगे जाने वाली मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। तो इस मान्यता को हम मानते हुए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेज़रमेंट का फार्मूला डिराइव करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला डिराइव किया था, वैसे यहाँ भी होता है। बस न्यूमरेटर तो सेम है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, बस डिनोमिनेटर इसमें बदल जाता है। उसमें चूँकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्राइस लिया था तो डिनोमिनेटर में था प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूँकि हमारा इनकम है इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड को हम क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q इंटू 100। तो Q2 माइनस Q1 को हम यहाँ सीधे डायरेक्ट डेल्टा Q लिख दे रहे हैं। तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 दिस इज़ अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। और प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम को हम लिखेंगे Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई Y1 इंटू 100। तो Y2 माइनस Y1 को यहाँ हम डेल्टा Y लिख सकते हैं। तो डेल्टा Y डिवाइडेड बाई Y इंटू 100 से रिमूव हो जाएगा और हमारा जो मॉडिफाई और सिंप्लीफाइड फार्मूला बनता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का, वो है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y इंटू Y अपॉन Q। दिस इज़ अ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेज़र करने का जो फार्मूला है वो ये है। आइए हम इसे एग्जांपल से देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल ये है कि एक उपभोक्ता मान लिया कि एग्ज्यूमिंग कंज्यूमर X, तो उसकी इनकम प्राइमरी इनकम उसकी Y1 है जो 100 यूनिट है और 100 यूनिट पर वो किसी वस्तु की मात्रा की 100 इकाई की मांग करता है। एंड इफ़ द इनकम इंक्रीजेज एंड स्टेबल एज अ 110 और उसकी आय बढ़ती है और वो 110 यूनिट हो जाती है तो वो अपनी मांग बढ़ा देता है और वो 100 की जगह 120 यूनिट डिमांड करता है। तो व्हाट इज़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर Y1 100, Y2 110, Q1 100 एंड Q2 120। तो ये पहले हम लेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। तो हो जाएगा 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। यहाँ इंटू 100 लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ इंटू 100 अगर लिख दें तो डिवाइडेड बाई 100। और फिर क्या है प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, तो ये हो जाएगा आपका 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो 100 से रिमूव हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखा था। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये हो जाएगा 120 माइनस 100 ही हो जाएगा 20। फिर 110 माइनस 10 ही हो जाएगा 10। इसका मतलब डेल्टा Q हो गई 20, डेल्टा Y हो गया 10 और फिर Y माने प्राइमरी इनकम, तो प्राइमरी इनकम है 100 और प्राइमरी क्वांटिटी Q1 ये भी है 100। तो ये आपका फार्मूला हो गया और ये हो गया 20 अपॉन 10 इंटू 100 अपॉन 100 और इसका आंसर आ गया 2। और ये आंसर 2 है और आंसर 2 है वो ये बता रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी इज़ अ पॉजिटिव। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो सामान्य वस्तु के संदर्भ में चूँकि हम बात कर रहे हैं तो यह बताती है कि वह धनात्मक होती है। और धनात्मक होने के साथ साथ यह भी पता चलता है कि वह ज़रूरी नहीं कि वह 1 से कम हो, वह 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो 2 आया है। अब सामान्य वस्तु के संदर्भ में अगर हम आय रेखा बनाएं
यानी मांग की आय रेखा अगर हम बनाएं, वो हम जो बनाते हैं, जो मांग वक्र जो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस रहता है। तो विद द रिस्पेक्ट टू द प्राइस देयर इज़ ए इन्वर्स रिलेशनशिप, इसलिए हमारा जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन ये जो डिमांड कर्व है जो अपवर्ड जा रहा है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ना होकर अपवर्ड राइजिंग है, ये इस मान्यता पर आधारित है। क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y और इसके साथ उसका रिलेशन पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम गिवन वस्तु के संदर्भ में जाएंगे तो हमारा जो इनकम इलास्टिसिटी है वो माइनस हो जाएगी, वह पॉजिटिव नहीं होगी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हमेशा नॉर्मल वस्तु के संदर्भ में होती है और गिवन वस्तु के संदर्भ में हमेशा निगेटिव होती है। और कर्व कैसा होगा? कर्व होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड राइजिंग। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैसे तो 5 ही डिग्री होगी, लेकिन हमने यहाँ 6 फिगर बनाया है समझने के लिए। हम इसे डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है। बट डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी सेम वही है जैसे हमने डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी देखी थी। बस अंतर यही है कि वहाँ पर हमारा जो कर्व था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था और यहाँ पर जो हमारा कर्व है वो अपवर्ड राइजिंग है। तो हम 5 डिग्री के थ्रू इसे हम देखेंगे। तो पहली डिग्री हमारी वो है कि इफ़ द इनकम इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 0। इनकम इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 0 होने का मतलब यह है कि आफ्टर चेंज इन इनकम द डिमांड विल बी कांस्टेंट। माने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 तब होगी जब आय में चाहे जितना भी परिवर्तन हो, लेकिन मांगे जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और हमारा जो ग्राफ होता है, हमारा जो कर्व है डिमांड कर्व विद द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, वो कैसा होगा? टू द पैरेलल ऑफ वाई एक्सिस। इस चित्र से आप देख सकते हैं कि y1 हुआ तब भी डिमांड OQ है, और जब y2 इनकम बढ़ के y1 से y2 हो गई फिर भी हमारी डिमांड OQ ही बनी रही। इसका मतलब देयर इज़ नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिजल्टेंट टू चेंज इन इनकम। तो ऐसी स्थिति में जो आय लोच होगी वो 0 के बराबर होगी। अब दूसरी डिग्री क्या है? दूसरी डिग्री जिसमें जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो कर्व होता है वो डाउन अपवर्ड राइजिंग होता है, लेकिन वो फ्लैटर होता है, वो उसका नेचर फ्लैटर होता है, जो यह बताता है कि स्मॉल चेंज इन इनकम देयर इज़ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज रेदर देन द चेंज इन इनकम। माने कि अगर आय में परिवर्तन होता है तो मांगे जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन की अनुपातिक दर है, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ हायर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। माने कि मांग में होने वाला परिवर्तन आय में होने वाले परिवर्तन से ज़्यादा होता है। इसका मतलब आय में अगर थोड़ी वृद्धि होगी तो मांग में उससे ज़्यादा वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में जो मांग की आय लोच होगी, जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, वह 1 से ज़्यादा होगी। और जो हमारा मांग वक्र होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, वो कैसा होगा? वो फ्लैटर होगा, वो थोड़ा चपटा होगा। उसके बाद थर्ड डिग्री में क्या है कि इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 तब होगा जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक जैसा हो। इसका मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। इसका मतलब जितना आय में परिवर्तन हो उतना ही मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हो। समान मात्रा में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर आय लोच 1 के बराबर होगी। आय लोच 1 से कम भी हो सकती है। ये तब होगा व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम इज़ हायर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब आय में परिवर्तन अगर ज़्यादा हो और मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन आय की अपेक्षा कम हो, माने कि लोअर देन द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चेंज, तो वहाँ पर हमारा जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो डिमांड कर्व होगा वो 1 से कम होगा। ऐसी स्थिति में आपकी जो मांग वक्र होगी आय के रिस्पेक्ट में वो कैसी होगी? वो स्टीपर होगी, वो ढलुआ होगी। और ये अनंत के बराबर भी हो सकती है। कब? जब इनकम में परिवर्तन हो चाहे ना हो, लेकिन मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हो जाए, माने कि देयर इज़ नो एनी प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम इज रिमेन कांस्टेंट बट देयर इज़ अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसी स्थिति में आय लोच जो होती है वो अनंत हो सकती है। ये 5 डिग्रियां हैं। चूँकि सामान्य वस्तु के संदर्भ में हम बात करते हैं इसलिए हम 1 2 3 4 5 देयर इज 1 2 3 4 5 नेचर ऑफ डिग्री आप इनकम इलास्टिसिटी देखते हैं। हमने 6वां बनाया है, यह गिवन वस्तु के संदर्भ में है, जो यह बताता है कि इनकम इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव इन द रिस्पेक्ट ऑफ गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में हम देख सकते हैं जब हमारी आय OY1 है तो हमारी मांग OQ1 है, लेकिन अगर हमारी आय घट गई और वो
Y2 हो गई तो हमारी मांग बढ़ के OQ2 हो जाएगी। यह हमारे जो इनकम फंक्शन ऑफ डिमांड है, D इज़ अ फंक्शन ऑफ Y, जो पॉजिटिव रिलेशन है वो इसको नकारता है, दिस इज़ एक्सेप्शन। तो जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो I गिवन गुड्स के संदर्भ में निगेटिव होता है, तो दिस इज़ अ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम तीसरे इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ चलेंगे, जिसे हम कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम आप सभी जानते हैं वी ऑल ऑफ नो कि द डिमांड इज़ नॉट ओनली इफेक्टेड बाय द प्राइस आर इनकम, मैंने किसी भी वस्तु की मांग सिर्फ उस वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय से ही नहीं प्रभावित होती, बल्कि यह उस वस्तु से संबंधित वस्तु की कीमतों से भी प्रभावित होती है। इफ़ अ सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप चाय की मांग करते हैं तो चाय की मांग सिर्फ चाय की कीमत और चाय पीने वाले उपभोक्ता की आय से प्रभावित नहीं होती, या कॉफ़ी की कीमत से भी प्रभावित हो सकती है। या इफ़ यू वांट टू परचेज द vehicle, then the demand of vehicle is also affected by the price of diesel or petrol, rather with the price of vehicle and the income of consumer also। तो इस थ्योरी पर हमारा तीसरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निर्भर करता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यह उसी वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय को रिमेन कांस्टेंट मानता है, और वो इस मान्यता पर आधारित है कि किसी भी वस्तु की मांग दूसरे वस्तु की कीमतों से प्रभावित होती है। तो हम पहले ये जान लें कि हाउ मच टाइप ऑफ रिलेटिव गुड्स, कितने तरह के रिलेटिव गुड्स हो सकते हैं। तो किसी भी वस्तु से संबंधित दो तरह के गुड्स हो सकते हैं, पहले को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वह गुड्स होते हैं जो स्थानापन्न होते हैं, माने कि आइदर दिस और दैट, जैसे चाय और कॉफ़ी। और कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं? दिस एंड दैट, माने एक्स एंड वाई, जैसे कार और पेट्रोल, पेन और स्याही। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द कम्प्लीमेंट्री गुड्स। चाय एंड कॉफ़ी, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो द क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी इज मेजर द proportionate change in the quantity demanded of but X commodity with the respect of price change, proportionate change in price of another commodity। तो देखिए हमने यहाँ इसका फार्मूला लिखा है कि द क्रॉस इलास्टिसिटी EC इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स। डेल्टा क्यू एक्स क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द एक्स कमोडिटी डिवाइड बाई डेल्टा पी वाई, द change in price of another commodity into PY, the price of another commodity divided by price of X commodity। इसका मतलब X वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन डिवाइडेड बाई Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन गुणे Y वस्तु की प्रारंभिक कीमत डिवाइडेड बाई X वस्तु की प्रारंभिक मांग। हम इसे एग्जांपल से देख सकते हैं। मान लिया कि एक उपभोक्ता है और वह किसी भी वस्तु की मांग QX1 की मांग करता है 100 यूनिट, जबकि दूसरे वस्तु की कीमत 80 है। यदि दूसरे वस्तु की कीमत बढ़ के 100 हो जाती है तो वह X वस्तु की मांग बढ़ा के 150 कर देता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? यहाँ देखिए हमने लिखा है, तो हो जाएगा QX2 माइनस QX1, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई डेल्टा PY, तो ये क्या हो जाएगा? PY2 माइनस PY1, तो ये हो जाएगा 20 इंटू PY1 माने 80 डिवाइडेड बाई QX1 100, तो इसका आ गया आंसर 2। तो आंसर 2 आ गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, दिस इज़ अ पॉजिटिव। फिर हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। अब मान लिया PY1 80 और PY2 100 और QX1 100 और QX2 80। तो यहाँ पर हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो QX1 माइनस QX2 माइनस QX1 ये हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई PY2 माइनस PY1 ये हो गया 20 इंटू 80/100, ये आ गया -0.8। इसका मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव भी आ सकती है, भी निगेटिव भी आ सकती है। ये सामान्य वस्तु के संदर्भ में भी हो सकता है। अभी तक हमने ये देखा था कि सामान्य वस्तु के संदर्भ में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ माइनस एंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ पॉजिटिव, लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। माइनस प्लस होना इसके नेचर ऑफ रिलेटिव गुड्स पर ध्यान दिलाता है। अगर
अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वो जो दो वस्तुएं हैं वो उनका आपस में जो संबंध है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का है। इसका मतलब आइदर दिस और दैट, टी आर कॉफ़ी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इफ़ द क्रॉस इलास्टिसिटी के फार्मूले में अगर आपको पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मिलता है, इसका मतलब वो दोनों वस्तुएं स्थानापन्न हैं। यदि निगेटिव मिलता है तो वो दोनों वस्तुएं कम्प्लीमेंट्री हैं। अगर जीरो मिलता है, इसका मतलब उन दोनों वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है, दे आर द अनरिलेटेड गुड्स। और अगर आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत मिलता है, इसका मतलब दे आर द परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स, पूर्णतया स्थानापन्न है। ऐसा व्यवहार में नहीं होता, लेकिन फिर भी जब आप न्यूमेरिकल हल करते हैं तो इनफाइनाइट आ सकता है। तो वहाँ पर सवाल ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन गुड्स। जब क्रॉस इलास्टिसिटी का सवाल आया तो आपसे ये तो पूछेगा ही कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस इलास्टिसिटी, लेकिन साथ में ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन गुड्स। तो आपको उसके साइन को देख के बताना पड़ेगा कि दे आर द सब्स्टिट्यूट आर द कम्प्लीमेंट्री। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं, इफ़ द मैग्नीट्यूड इज़ पॉजिटिव देन इट्स स्टैंड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, और अगर निगेटिव आता है तो दिस स्टैंड फॉर द कम्प्लीमेंट्री गुड। अगर जीरो आता है तो दे आर द अनरिलेटेड। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम पढ़ते क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम समझना है। तो पहला जो इसका इम्पॉर्टेंस है वो मोनोपोली कंपटीशन हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे गवर्नमेंट के लिए हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के लिए हो, सबके लिए द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ प्राइस डिटर्मिनेशन। किसी भी वस्तु की कितनी कीमत तय की जाए, ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है वो पूरा का पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है। ए प्रोड्यूसर स्टेबलाइज द प्राइस अंडर द स्थिति कि व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ इट्स गुड्स एंड द सर्विसेज अमंग द पब्लिक। माने कि किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारित करते समय लागत का विश्लेषण तो वो करता ही है, साथ ही साथ वो इस भी बात का विश्लेषण करता है कि उसकी वस्तु के लिए लोगों के प्रति प्रेफरेंस कैसा है। इसीलिए वो प्रेफरेंस अगर कम होता है तो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू प्रेफरेंस को बढ़ाता है, प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है तो फिर उसके हिसाब से वो कीमत निर्धारित करता है। इसका मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा रोल है पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट कौन सा कर लगाए, किस कर को हटाए, किस कर का रेट कैसा हो, उसका जनता में किस तरह का रिएक्शन होगा, यह सारा का सारा मैकेनिज्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे चलता है। गवर्नमेंट वही कर लगाती है या उसी कर के दर में वृद्धि करती है जब वो देखती है कि इसकी इलास्टिसिटी ये इनइलास्टिक है। क्योंकि अगर इलास्टिक है तो जैसे वो कर की दर बढ़ाएगी टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब कि जो इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट है वो पब्लिक फाइनेंस का भी आधार है। तीसरा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण का भी आधार जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। पब्लिक के किस कैटेगरी की पब्लिक को किस चीज़ की प्रेफरेंस है, किसका प्रोडक्शन करके कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो जहाँ नीड है, ये सारी चीज़ें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, किसी भी देश को किस वस्तु की कितनी इलास्टिसिटी है, उसकी प्राइस क्या होगी। टैक्स, अगर टैरिफ लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी लगाते हैं तो उसके प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीजमेंट होने पर उसकी मांग बढ़ेगी घटेगी, कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी। ऑल द मैकेनिज्म इज़ गवर्न बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर ये बताता है कि गवर्नमेंट को जब पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे चीज़ों को फेस करता है तो वहाँ भी इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। कहाँ किसे कितना लाभ देना है, कौन सी योजना कहाँ लानी है, किस कैटेगरी के लिए लानी है, ये सारी की सारी चीज़ें सोशल वेलफेयर जो पॉलिसी होती है जिसे जहाँ पर गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस की छवि प्रस्तुत करता है, तो वो सारी चीज़ें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ही गवर्न होती हैं। थैंक यू।